गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आप में से तो मैक्सिमम ने जीएस मेरे से पढ़ ही रखा है, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ेंगे भी। तो कुछ ने पढ़ रखा है, कुछ पढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ेंगे। सो एनीवेज, जिन्होंने नहीं पढ़ा है मेरे से जीएस, कोई भी क्लास नहीं की है, उनको बस मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। लेकिन हंसने की नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं उनको मेरा नाम तो पता ही है। मैं फिर से जब नाम बताता हूं तो उनको हंसी आती है कि सर ने फिर से नाम बताया। अब कल शाम को जीएस वाले बैच में इन लोगों ने हंसी थी, उड़ाई थी, क्योंकि उसमें कुछ बच्चे मर्ज हुए थे, नए बच्चे थे, तो इंट्रोडक्शन देना था। देखिए, नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप बाहर जाकर बताएं कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया या अच्छा पढ़ाया, तो नाम लेकर बताएं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, है ना। So anyways, my name is कुमार अमित। तो दृष्टि के इस ब्रांच में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, तो जीएस में इतना हिस्सा मैं लेता हूं, और ऑप्शनल में सोशियोलॉजी। सो दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इन टुडेज क्लास वी वुडंट बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक। तो हम क्लास जो है वो किसी टॉपिक से आज स्टार्ट नहीं करेंगे। सो इट इज जस्ट a kind of orientation class. It is a kind of workshop, or you may say that it is a kind of seminar related to sociology as an option. So in today's class we will be discussing that which all factors are to be taken into consideration in order to decide that what should be your optional paper. क्योंकि देखिए, आप लोगों को ये तो पता ही है कि जीएस में जो सब्जेक्ट्स हैं दे आर कंपल्सरी, एंड वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन दोज सब्जेक्ट्स और यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दोज सब्जेक्ट्स, इट हार्डली मैटर्स। आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पढ़ने, सो यू डू नॉट हैव एनी चॉइस। बट इन केस ऑफ ऑप्शनल यू हैव अ नंबर ऑफ चॉइसेस। आपके पास कई सारे चॉइसेस, and there are a number of subjects which are provided to the aspirants by UPSC as optional. So depending upon the interest and depending upon the trend that is there in the examination, a student is free to decide that what exactly his optional subject will be. तो जहां पर हमारे पास choices होते हैं, when we have a number of choice and when we are free to decide that which particular subject is to be chosen, it becomes difficult to decide. देखिए, जब चॉइस नहीं होता है और किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना कंपल्सन है, तो यू आर लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन। बट इफ इन केस यू आर गिवन विथ चॉइसेस, you are provided with choices and you have to select any one of the optionals which are available, then it becomes very difficult to decide. तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते समय आपको कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। तो आज हम इन्हीं चीजों पर बात करेंगे कि एक ऑप्शनल डिसाइड करते समय हमको किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यू ऑल नो that in GS अगर आप एसे को हटा दें
तो you have 4 different papers of 250 marks each. So the total weightage in GS is 1000. आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, बहुत खींचने की भी कोशिश करेंगे, तो मैक्स टू मैक्स आप 400 टच कर देंगे आउट ऑफ 1000, और यू मे गो अ लिटिल बिट बियॉन्ड दैट, तो 410, 405, 415 इस तरह से. इट शोज व्हाट, that scoring even 40% in GS is difficult. Scoring even 40% in GS is difficult. तो GS में आपको बस एक डिसेंट सा स्कोर लाना है, क्योंकि इससे ज्यादा हो नहीं पाएगा. आज तक GS में जब से सिलेबस चेंज हुआ है 2013 से, 50% सिर्फ एक बच्चे का क्रॉस हुआ है. तो ये CBSE का एग्जाम नहीं है जिसमें बच्चे को 99.9% आता है और वो रो रहा होता है ये सोचकर कि वो जो थोड़ा सा कटा वो कहाँ गया. तो 50% भी भूल जाइए. मैं आप लोगों को निराश नहीं कर रहा हूं, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन द टारगेट हैज टू बी प्रैक्टिकली पॉसिबल. We cannot target something which is impossible or something which is extremely difficult. तो GS में एक limitation है, you cannot go beyond that. And secondly, GS has unlimited syllabus. So when the syllabus is unlimited, it becomes very difficult to comprehend the entire syllabus. So what exactly is to be done? We have to score maximum in those papers where scoring is possible. Where scoring is possible. So we have to score maximum. जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल सा ट्रिक है. अगर एक क्रिकेट टीम है, उसको पता है कि उसकी बैटिंग ही उसका स्ट्रेंथ है, तो वो क्या करेगी? वो कोशिश करेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा रन बनाएं, है ना. तो हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड होता है जिस चीज पर, हम काम उस पर करते हैं. सो व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल एंड एसे, ऑप्शनल एंड एसे, these are the two papers which are highly scoring, तो एसे में 250 में I have seen students scoring even beyond 170. I have seen students scoring even beyond 170 out of 250. Now 170 or anything beyond that is something which is exceptional. But on an average, most of the students who write good, who write well, they are able to surpass at least 130, 135 out of 250. तो इसका मतलब कि एसे में 50% क्रॉस करना टफ नहीं, डिफिकल्ट नहीं. It can be done easily. Now what about optional? ऑप्शनल में 250 के 2 पेपर होते हैं, तो टोटल 500 का ऑप्शनल होता है. Even if the evaluation is rigid, if it is tough, you may be able to score something around 280. And if in case the evaluation is relatively lenient, if it is easier, if it is done in a lenient manner, it is a possibility that out of 500 a student may be able to score beyond 300. तो 320, 325, 318, 315 इस तरह से भी ऑप्शनल में स्कोर होता है. तो ऐसे में होता क्या है कि ऑप्शनल में फेच यू मार्क्स
जीएस में जब आप 400 पार कर देते हैं तो जीएस विल हेल्प यू इन रिमेनिंग इन द मेरिट लिस्ट, बट व्हेन यू आर एबल टू स्कोर better in essay as well as in optional, you will find your place in the topmost position of the list. तो ऑप्शनल और एसे जो है वो आपके रैंक को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है. सो दैट इज द रीजन व्हाई चूजिंग एन ऑप्शनल इज इंपॉर्टेंट. तो अब होता क्या है कि ऑप्शनल का सिलेबस लिमिटेड है, इट इज वेल डिफाइंड. It is not like GS. In case of GS, anything and everything beyond the sun and below the sun is a part of GS, है ना. लेकिन ऑप्शनल में the syllabus is well defined and you have to remain within that syllabus. So comprehending the topics will be relatively easy. तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि ऑप्शनल डिसाइड बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है और पैसा भी लगता है. सो टाइम एंड मनी, दे बोथ आर रिसोर्स एंड नन ऑफ देम कैन बी वेस्टेड. क्योंकि देखिए इस पूरी तैयारी में वट एवर यू आर स्पेंडिंग, इट इज नॉट योर मनी बट द मनी ऑफ योर पेरेंट्स एंड इट इज हार्ड अर्नड मनी. ऐसा तो है नहीं कि कहीं से तोड़ ताड़ कर ला रही हैं. तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है और जब आप एक कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपके पैसे खर्च होते हैं. दूसरी बात, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ऑप्शनल की क्लास करते हैं तो 6 से 7 महीने लगने ही लगने. तो उसमें होता क्या है कि अगर आप 6 महीने तक एक ऑप्शनल की क्लास कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपने उसमें सेल्फ स्टडी किया 3, 4, 5 महीने, फिर उसके बाद आपने एक एग्जाम दिया और उसके बाद आपको लगा कि नहीं यार गलत हो गया, सो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टार्ट अफ्रेश. इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू renounce योर करंट ऑप्शनल एंड गो फॉर सम अदर ऑप्शनल. तो टाइम भी मैटर करता है. तो टाइम और मनी दोनों को सेव करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि यू डिसाइड योर ऑप्शनल वाइजली. देखिए मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इस वर्कशॉप में आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि देयर इज अ कंपल्सन दैट यू हैव टू ऑप्ट फॉर सोशियोलॉजी एज योर ऑप्शनल. आपका करियर है. मेरे लिए तो अगर मान लीजिए कि आप एडमिशन ले भी लेते हैं, नहीं भी लेते हैं, तो इट विल बी एन अमाउंट विच इज अराउंड सम थाउजेंड, इजंट इट. तो मेरा बहुत ज्यादा बनना बिगड़ना नहीं है, बट इट इज ऑल अबाउट योर करियर विच इज एट स्टेक. So it is important to decide your optional, evaluating every related prospect which we can associate with a particular subject. तो एकदम ध्यान से सुनिएगा कि किन किन फैक्टर्स को हमें इंपॉर्टेंस देना है, जिसके बेसिस पर हम ऑप्शनल डिसाइड करते हैं. और फिर आप डिसाइड कीजिएगा. मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा जिससे कि एक क्लैरिटी आएगी कि ऑप्शनल डिसाइड करते समय क्या करना चाहिए. तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई एग्जैक्टली सोशियोलॉजी कैन बी चोजन एज अ सब्जेक्ट. तो जब हम किसी सब्जेक्ट को चूज करते हैं ऑप्शनल के लिए तो हम कुछ एक चीजें ध्यान में रखते हैं. जैसे एक फैक्टर है सक्सेस रेट. सक्सेस रेट, that what exactly is the success rate of a particular subject. Another factor is the syllabus. Another factor is the syllabus, that how long the syllabus is or how concise the syllabus is. This is another important factor which is taken into consideration.
Then another important factor is familiarity with the subject. Familiarity with the subject. So whether the subject is known to you, whether you have studied the subject in past, or the topics which are there in the subject, they are relatable with day-to-day life or not. So these factors are to be taken into consideration. सब मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा. Then another factor which is taken into consideration is utility. Is a utility of the subject in different papers as well as in personality test, that is interview. तो एक सब्जेक्ट की यूटिलिटी होती है, तो जीएस में भी वो सब्जेक्ट कुछ हेल्प कर सकता है, पर्सनालिटी टेस्ट में भी वो सब्जेक्ट कुछ हेल्प कर सकता है. So even that has to be taken into consideration. Then interest in that subject, whether the subject is interesting or not, whether you are finding that subject interesting or not, or whether the subject is extremely boring. कई बार ऐसा होता है कि हम एक सब्जेक्ट चूज तो कर लेते हैं लेकिन क्लास में हम कंटिन्यूअसली सो रहे होते हैं, या फिर क्लास में हम बैठते भी हैं, जगह भी रहते हैं, तो अंदर से सो रहे होते हैं. So we fail to pay attention. So interest is also an important factor. Then availability of a teacher so that proper guidance can be provided. And again, availability of books and other study material. Books and other study material. So these are the factors which are to be taken into consideration. तो इनको एक एक करके हम समझते हैं. देखिए सक्सेस रेट का मतलब क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली सक्सेस रेट रेफर्स टू. एक्चुअली if you visit the website of Union Public Service Commission, that is UPSC, at the bottom of the home page you will find a link related to annual report. Annual report. तो यूपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराती है उन सब के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करती है. यूपीएससी इज एन एग्जामिनिंग बॉडी, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. तो यूपीएससी जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है सबके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल रिपोर्ट तैयार करती है. So in that annual report, even the report related to civil services examination can be found. तो सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना है और उसको जेन्युइन भी नहीं मानना है, लेकिन यूपीएससी का जो एनुअल रिपोर्ट होगा उससे जेन्युइन सोर्स तो कोई नहीं है. In order to find out about any particular examination which is conducted by UPSC, तो वो जो एनुअल रिपोर्ट है वो थोड़ा लैग करता है. लैग करता है का मतलब कि अगर मान लीजिए कि 2025 में कोई एनुअल रिपोर्ट आया तो वो 2 साल पहले का होगा. ठीक, 2024 में कोई एनुअल रिपोर्ट आया तो वो उससे भी 2 साल 2.5 साल पहले का, तो वो लैग करता है. लेकिन खैर एक ट्रेंड का तो पता चलता है.
So in that annual report which is published by UPSC, in that annual report which is published by UPSC, it is mentioned that out of the total aspirants who have appeared in this examination, how many are from humanities background, how many are from science background, how many are from engineering background and how many are from medical background, सब रहता है. ये तक मेंशन्ड होता है कि कितनों ने सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है और कितनों ने पीजी कर रखा है अपने अपने डिसिप्लिन में. ठीक, ये भी मेंशन रहता है कि आउट ऑफ द टोटल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हाउ मेनी हैड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, हाउ मेनी हैड मेडिकल बैकग्राउंड, हाउ मेनी हैड ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड एंड हाउ मेनी हैड साइंस बैकग्राउंड, सब मेंशन रहता है. तो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है. यहां तक कि यह भी मेंशन रहता है कि आउट ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स who appeared in main examination, how many opted for which particular optional, and out of those candidates how many candidates succeeded. तो परसेंटेज में सक्सेस रेट भी मेंशन रहता है. तो अब देखिए क्या है कि मान लीजिए कि कोई संथली लिटरेचर से एग्जाम दे रहा है, संथली लिटरेचर से एग्जाम दे रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे दे रहे होंगे, 2 बच्चे, 4 बच्चे. ऐसे सब्जेक्ट्स को हम कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि आप में से किसी का लैंग्वेज संथली नहीं है. अब मान लीजिए कोई डोगरी लेकर एग्जाम दे रहा है, ये सब है ऑप्शनल में, तो क्योंकि ये सब शेड्यूल में है, लैंग्वेज है. तो अब जैसे डोगरी से कोई बच्चा मेंस लिख रहा है तो दे मे बी 2, 3, 4, 5, नॉट मोर देन दैट. तो अब अगर 4 बच्चे मेंस लिख रहे हैं संथली से और उसमें 2 पास हो गए तो दिखेगा 50%. सो दैट एक्सप्रेशन इन परसेंटेज इज हाईली कंफ्यूजिंग. क्योंकि वो जो 50% आपको दिखा, 4 का 50% है तो केवल 2. एंड इन एनी केस दैट सब्जेक्ट कैन नॉट बी ऑप्टेड बाय यू, है ना. तो नॉर्मली वी कंसिडर द पॉपुलर सब्जेक्ट्स, द सब्जेक्ट्स इन विच approximately 500 or more than 500 aspirants they appear. तो वैसे सब्जेक्ट्स जिनको कम से कम 500 बच्चे लेकर एग्जाम दे रहे होते हैं, हम उसको एक पॉपुलर सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं. एंड आउट ऑफ ऑल दोज पॉपुलर सब्जेक्ट्स वी इवैल्यूएट दैट विच सब्जेक्ट हैज अ हायर सक्सेस रेट. एक्चुअली यूपीएससी में ट्रेंड चलता है. So if you go against the trend, you will not be able to score in your optional paper. और अगर आप ट्रेंड के साथ चलते हैं तो आप कोई भी ऑप्शनल लेकर अच्छा स्कोर कर सकते हैं. अगर एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें किसी साल सक्सेस रेट 9% का है, अगले साल लुढ़क कर 2% हो गया, फिर अगले साल चढ़कर 8% चला गया और फिर लुढ़क कर 1% हो गया, ऐसे सब्जेक्ट बहुत रिस्की होते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है. एंड इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट द ईयर इन विच यू आर राइटिंग द पेपर, इन दैट पर्टिकुलर ईयर द सक्सेस रेट में सडनली फॉल डाउन. तो यूपीएससी में एक और चीज जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये कि साइंस के सब्जेक्ट्स और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में पेरिटी मेंटेन करने के लिए यूपीएससी स्केलिंग यूज करती है, नॉर्मलाइजेशन यूज करती है.
तो जो मार्क्स आपके मार्कशीट पे दिखते हैं वो आपके ओरिजिनल मार्क्स नहीं होते। जो यूपीएससी आपकी मार्कशीट जारी करती है उस पर जो मार्क्स आपके ऑप्शनल के दिखते हैं, बाकी सब्जेक्ट में सेम होता है, ऑप्शनल के मार्क्स आपके ओरिजिनल मार्क्स नहीं होते हैं, ये मॉडरेशन या स्केलिंग के बाद वाले मार्क्स होते हैं। नहीं तो एक बात बताइए, मैथ्स में तो 2+2 4 ही होना है और 5+5 10 ही होना है, तो सारे बच्चे मैथ्स से क्यों नहीं निकल जाते? जिन बच्चों ने जेईई क्लियर किया होगा विथ गुड रैंक, उनका तो मैथ्स अच्छा होगा। तो वैसे बच्चे भी ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट क्यों ले लेते? वो इसलिए क्योंकि ह्यूमैनिटीज में आप अगर कम भी स्कोर करेंगे तो वो स्केल अप हो जाएगा इन ऑर्डर टू मेंटेन पैरिटी, और अगर आप मैथ्स में बहुत हाई स्कोर भी करेंगे तो वो स्केल डाउन हो जाएगा इन ऑर्डर टू मेंटेन पैरिटी। That is the reason why the students from engineering background or the students from science background, they hardly opt for their own subject and they go for humanities, क्योंकि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में आपको कभी भी कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे नहीं, तो साइंस के सब्जेक्ट से वो कम रह जाते हैं, तो इनको स्केल अप कर दिया जाता है और साइंस वालों को स्केल डाउन कर दिया जाता है। उस चक्कर में साइंस का रिजल्ट पिट जाता है। तो कई ऐसे साल आपको दिखेंगे बॉटनी से 0 रिजल्ट है, दिखेगा, मैं दिखाऊंगा आपको। सिमिलर इज द केस विथ जियोलॉजी, तो वो मेनली स्केलिंग का चक्कर होता है। तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को बच्चे प्रेफर करते हैं। तो सबसे सेफ सब्जेक्ट उन सब्जेक्ट्स को माना जाता है जिसमें कि सक्सेस रेट फ्लक्चुएट भी नहीं हो रहा है और कंटिन्यूअसली हाई है। It shows that the subject is not targeted by UPSC and a continuous pattern is being maintained by UPSC. तो थोड़ा देखते हैं कि क्या ऐसा है। दिख रहा है? देखिए ये 2017 का पेपर है, सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2017। रिपोर्ट काफी लेट पब्लिश हुआ होगा, तो मान के चलिए कि 2020 के आसपास ये रिपोर्ट आया होगा। अब इसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें देखिए जो पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें देख लीजिए कुछ पॉपुलर सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, है ना? ठीक ठाक बच्चों ने लिया हुआ है। अब इसका सक्सेस रेट देखिए, ठीक, इधर लिटरेचर है, इधर सक्सेस रेट है। अब जैसे लिटरेचर ऑफ बोडो लैंग्वेज एक बच्चे ने लिया, उसका रिजल्ट हो गया 100% सक्सेस रेट दिख रहा है। तो ये 1 2 4 केस वाला जो है ना, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है क्योंकि हम ले भी नहीं सकते। तो ये सक्सेस रेट तो दिख रहा है कुछ पॉपुलर सब्जेक्ट्स का। तो हम देखते हैं, सोशियोलॉजी दूसरे पेज में होगा क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। इस वाला रिपोर्ट जो इस वाले रिपोर्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो इसमें देखिए सोशियोलॉजी 1421 students appeared with this subject. 137 cleared the examination. The success rate was of 9.6%. ठीक, 9.6%। उसके ठीक ऊपर पवेट दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है।
बहुत ज्यादा। तो किसी साल बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, किसी साल बहुत गंदा रिजल्ट होगा। अब इसमें देखिए स्टैटिस्टिक्स उसी बच्चे ने लिया होगा जिसको स्टैटिस्टिक्स में कुछ तो आता होगा, और स्टैटिस्टिक्स में भी जो सही है सो सही है। सक्सेस रेट देखिए पक्का स्केल डाउन हुआ होगा, और स्केल डाउन होकर मार्क्स इतने नीचे आ गए कि वो बच्चे मेरिट में आए ही नहीं होंगे। पॉइंट समझ में आया? तो ये एक साल का है। थोड़ा और देखें, ये 2018 का है, 2018 का। एग्रीकल्चर का सक्सेस रेट देखिए कितना ड्रास्टिकली फ्लक्चुएट हुआ है। एग्रीकल्चर 2017 में 12.4% सक्सेस रेट है ना। सीधे 12.4% से 2.9%। तो मैंने कहा ना कुछ सब्जेक्ट्स बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होते हैं, दे आर हाईली रिस्की। तो वैसे सब्जेक्ट्स लेंगे तो रिस्क बढ़ जाता है। अब इसमें देखें, सोशियोलॉजी जो है वो फिर से दूसरे पेज में है। देखिए सक्सेस रेट सोशियोलॉजी 1072 students appeared with this subject and 107 students cleared this examination with a success rate of 10%। तो सक्सेस रेट यहां पर ठीक है, कंसिस्टेंट रहेगा। आपको 9% से 10.5%, 9% से 10.5%, दिस इज द कंसिस्टेंसी विच इज मेंटेन्ड बाय सोशियोलॉजी। स्टैटिस्टिक्स से फिर से 0। So not even a single student was able to clear this examination। 2 ही बच्चों ने दिया ही था, है ना। इस साल भी जो कुछ पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं देखिए वो कितने डाइसी हैं। सक्सेस रेट देखिए, तो कंसिस्टेंटली सक्सेस रेट इतना ही रहेगा इन सब्जेक्ट्स में। अब किसी और साल का देखते हैं। ये 2019 का है, ये 2019 का है। इसमें एग्रीकल्चर देखिए फिर से फ्लक्चुएट होकर ऊपर चला गया, है ना। अब अगर मान लीजिए कि इसमें हम पॉपुलर सब्जेक्ट्स उठाएं, जियोलॉजी से रिजल्ट देखिए 30 बच्चों ने एग्जाम लिखा, एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ, सक्सेस रेट 0। लेकिन फिर से यहां पर 2 पॉपुलर सब्जेक्ट तो आपको दिख ही रहे हैं। कंसिस्टेंटली सक्सेस रेट उतना ही रहेगा। अब इसमें फिर से सोशियोलॉजी देखिए 1263 students they appeared in this examination with sociology as their option and the success rate was of 10%। तो कंसिस्टेंट रहेगा, एकदम कंसिस्टेंट। आप किसी भी साल का उठाकर देख लीजिए। तो एक और साल उठाते हैं, ये 2020 का है। एग्रीकल्चर देखिए
दिखा? तो एग्रीकल्चर का ग्राफ ऐसे जाता है, समझ में आया? ऐसा हो कैसे सकता है? आप किसी साल एग्रीकल्चर से 12% 10% रिजल्ट दे रहे हैं और ठीक उसके अगले साल 2% पे आकर वो लुढ़क जा रहा है। सच सब्जेक्ट्स दे आर हाईली अनसर्टेन। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस साल रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ उस साल मेरा प्री ही नहीं निकला, और जिस साल रिजल्ट पिटा उसी साल हमने मेंस लिखा। जानते हैं मैं रेस में बाहर क्यों हुआ था? इवन आफ्टर अपीयरिंग सेवरल टाइम्स इन इंटरव्यू, मेरा जो दूसरा ऑप्शनल था ना, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स ड्रॉप करके मैंने फिलोसफी ले लिया कुछ लोगों के समझाने के कारण। अब यूपीएससी ने क्या किया कि 2007 में जो मेंस का पेपर था उसमें फिलोसफी का जो पेपर 2 था वो 2006 का गलती से रिपीट कर दिया। तो 2007 में हमने इतना अच्छा लिख दिया फिलोसफी में कि पेपर 2 में मुझे 300 में 210 मिल गए। 300 में 210। उस समय ऑप्शनल 300 के 2 पेपर होते थे, एक ऑप्शनल, तो 600 का ऑप्शनल होता था। आप लोगों के टाइम में ऑप्शनल का एक ही पेपर है, मतलब एक ही सब्जेक्ट है, 2 पेपर हैं और 250 नंबर के टोटल 500। हमारे टाइम में 2 ऑप्शनल 1200 के होते थे। तो यूपीएससी का एग्जाम वाज ऑप्शनल ड्रिवन। आपके दोनों ऑप्शनल पे कमांड ठीक है, आप निकल जाएंगे, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे। तो उस साल मेरा एसए का पेपर खराब हुआ था। लिखा मैंने खराब नहीं था, यूपीएससी ने मार्क्स खराब दिए थे। तो फाइनली मेरिट में मैं आ नहीं पाया था, जबकि फिलोसफी में और सोशियोलॉजी में मार्क्स ठीक आ। अब फिलोसफी में जो यूपीएससी से गलती हुई, उसने जो पेपर रिपीट कर दिया, उसने फिलोसफी को टारगेट करना चालू किया, गंदे तरीके से टारगेट करना चालू किया। और उसके बाद जो फिलोसफी का मामला बिगड़ा, तो हमारे टाइम में केवल 4 ही अटेम्प्ट होते थे, केवल 4। तो 2006 का प्री मेरा निकला था, मैं मेंस ही नहीं लिख पाया था क्योंकि मेन एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले मेरे बहनोई रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे। तो एक अटेम्प्ट मेरा वो बर्बाद हो गया। दूसरे में एसए में स्कोर कम आया, तो मैं इंटरव्यू के बाद भी फाइनल मेरिट में नहीं आया। तो फिर मेरे पास बचे 2 अटेम्प्ट। अब जब फिलोसफी में दूसरे अटेम्प्ट में मार्क्स बम्पर थे तो चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। मुझे क्या पता था कि यूपीएससी टारगेट करेगी। और फिर उसके बाद बैक टू बैक इतने गंदे मार्क्स फिलोसफी में यूपीएससी ने दिए कि बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी 600 में मैं 300 टच नहीं कर पाया, जबकि उस समय 600 में 300 ऑप्शनल में पार कर देना नॉर्मली पॉसिबल था। तो फिर फाइनली इंटरव्यू दे देकर भी मेरिट से बाहर रह गया। अब देखिए हुआ क्या। हमारे टाइम में बच्चे कहते थे कि बहती गंगा में हाथ धो लो, ज्योग्राफी और पबेड ऑप्शनल ले लो और जाकर कुछ भी उड़े लाओ, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो यूपीएससी को भी समझ में आ गया कि बच्चे यही कर रहे हैं। तब तक हुआ क्या कि पबेड का पेपर लीक हो गया। जो हमारा लास्ट अटेम्प्ट था उस साल पबेड का पेपर लीक हो गया। तो जब आप 2 ऑप्शनल रखते थे तो आप पॉल साइंस के साथ पबेड नहीं रख सकते थे, सोशियोलॉजी के साथ एंथ्रोपोलॉजी नहीं रख सकते थे, 2 लिटरेचर आप एक साथ नहीं रख सकते थे, 2 इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट आप एक साथ नहीं रख सकते थे। तो ये कंडीशंस थी। तो जब 2 ऑप्शनल बच्चों के होते थे तो ये एग्जाम 1.5 महीने का प्रोसेस होता था। क्यों? अब केवल एक ऑप्शनल है तो सारे ऑप्शनल का पेपर यूपीएससी एक ही दिन करा देती है। लेकिन जब पहले 2 ऑप्शनल होते थे तो हर ऑप्शनल का पेपर अलग अलग दिन होना जरूरी है, तब तो बच्चा अपीयर होगा। लेकिन पबेड और पॉल साइंस का पेपर एक ही दिन होता था।
क्योंकि आप दोनों एक साथ ऑप्ट नहीं कर सकते थे। सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का पेपर एक साथ होता था, सारे लिटरेचर के पेपर एक ही दिन होते थे, और सारे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के पेपर एक ही दिन होते थे। तो जब बच्चे यूपीएससी पहुंचे पेपर देने के लिए, तो पॉल साइंस के बच्चों ने पेपर दिया, पबेड के बच्चों को घर भेज दिया गया। बच्चे पूछते रह गए क्यों पेपर क्यों नहीं होगा, यूपीएससी ने कहा टेक्निकल रीजन है, एक्चुअली पेपर लीक हो गया था। फिर पबेड के बच्चों को 1 महीने बाद दोबारा से पेपर देने का मौका मिला, तो जब नया पेपर बना तब यूपीएससी ने उसके बाद पबेड को जो टारगेट करना चालू किया, सारे कोचिंग्स दिल्ली में पबेड के बंद हो गए। सारे कोचिंग्स, ऐसे ऐसे टीचर जो 600 का 2 बैच दिन भर में पढ़ाते थे, उनके पास 60 बच्चे नहीं बचते थे। तो पबेड में बहुत मेहनत करके आप आए तो 300 में मिल रहा है 40। फिर दूसरे पेपर में बहुत मेहनत किया तो मिल रहा है 45। तो मेरे दोस्त कहते थे कि यार अगर मैं एग्जामिनर होता तो इतना नंबर तो मैं नाम और रोल नंबर देने लिखने पर दे देता। So this was the kind of joke that we used to share with each other. तो सब्जेक्ट हमेशा वैसा चुनना चाहिए जिसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम है, कंसिस्टेंसी ज्यादा है। यूपीएससी उस सब्जेक्ट को टारगेट नहीं कर रही है और जिसका सक्सेस रेट बेहतर है। ठंड वंड लगेगी तो बता दीजिएगा, एसी का टेम्परेचर मॉडिफाई कर देंगे, बोल दीजिए भैया। फैन ऑन करना है, एसी का फैन ही ऑफ कर दे, वो कैसे होता है? मैं उसका फैन स्पीड कम कर देता हूं, टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, इसको ऑफ ही कर देना है, टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, 26 कर दिया। ये कितने पे है? अच्छा दिख नहीं रहा है, नहीं नहीं ऑन था, उसका इंडिकेटर ऑफ था। अभी कितने पे है? चलेगा? और कोई भाई? बस ठीक है। तो ये वाला देखते हैं, इसका जो सक्सेस रेट है अलग अलग सब्जेक्ट का। इसमें फिर से देखिए जो पॉपुलर सब्जेक्ट्स है, पॉपुलर सब्जेक्ट्स कंसिस्टेंटली डाउन रहते हैं, सक्सेस रेट इज ऑलवेज लो। सोशियो देखें, सोशियोलॉजी 1245 students appeared with this subject, 115 cleared the examination, the success rate was 9.2. स्टैटिस्टिक्स फिर से देखिए 0। अब ये बताइए आप में से कोई भी जिसके दिमाग में विचार चल रहा था कि स्टैटिस्टिक्स ऑप्शनल लेना है, तो त्याग दीजिएगा, क्योंकि देखिए इस एग्जाम में ना करिश्मा नहीं होता है। तो जब मैंने 4 साल का सक्सेस रेट आपको दिखा दिया और कंसिस्टेंटली स्टैटिस्टिक्स 0 रिजल्ट दे रहा है, तो आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे। तो हम ऐसा रिस्क लें ही क्यों? वाई एग्जैक्टली वी शुड टेक सच काइंड ऑफ रिस्क? समझ में आया? कोई डाउट बताइए। तो सक्सेस रेट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कि ध्यान में रखा जाता है। अब देखिए मैंने आप लोगों से कहा
The other factor which is to be taken into consideration is the syllabus. तो सिलेबस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. कैसे? There are certain optional subjects in UPSC civil services examination which have unlimited syllabus. उसका सिलेबस अनलिमिटेड है. आप कोशिश भी कीजिएगा कभी खत्म नहीं होगा. आपने जीएस में भी ये चीज फील की होगी कि कुछ सब्जेक्ट्स खत्म ही नहीं होते, चल रही हैं चल रही हैं चल रही हैं. तो अब आप ये बताइए इतना लंबा सब्जेक्ट लेकर क्या करना है जो पंचवर्षीय योजना बन जाए. क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, ऑप्शनल की क्लास करके कंटेंट कम से कम 15 से 20 बार पढ़ना होगा. कम से कम 15 से 20 बार. तो आप सोच के देखिए कि इफ अ सब्जेक्ट दैट हैज अ वेरी लॉन्ग सिलेबस which takes more than 1 year to complete, how much time it will take in order to revise the subject 15 to 20 times. तो ऑप्शनल एक बर्डन ना बन जाए, बोझ ना बन जाए. दैट हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं. सोशियोलॉजी जो है उसका सिलेबस आप देखिए. पेपर 1 में मिला है आप लोगों को, सिलेबस कलेक्ट किया है. पेपर 1 में देखिए एक टॉपिक है स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी. स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी. पेपर 2 में there is another topic and that is caste system. caste system. तो पेपर 1 का ये जो टॉपिक है स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी और पेपर 2 का जो टॉपिक है कास्ट सिस्टम, they are related topics. Stratification refers to division of society into different groups placed one above the other in rank order. And caste in Indian society is the basis of stratification. Caste in Indian society is the basis of stratification. तो पेपर 1 में we try to understand that what is stratification and how mobility from one stratum to another may take place. And in paper 2 we try to discuss that how exactly stratification in Indian society works. तो जब पेपर 1 में स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी डिस्कस करेंगे तो पेपर 2 का कास्ट सिस्टम साथ में कवर हो जाएगा. आपको फील भी नहीं होगा, पेपर 1 कवर करते समय पेपर 2 का एक मेजर टॉपिक कवर हो जाएगा. और मैं बता के कवर करूंगा. ठीक. अगेन in paper 1 there is a topic politics and society. 7th one दिख रहा है, politics and society. पेपर 2 में अगर हम जाएं, पेपर 2 में अगर हम जाएं
तो फिर से देखिए, यहां पर एक टॉपिक है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। तो पेपर 1 का पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, पेपर 2 का पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, दे बोथ आर रिलेटेड टॉपिक्स। ठीक है, पेपर 1 में हम जनरल सोशियोलॉजी समझते हैं, पेपर 2 में हम इंडियन सोसाइटी में उसी कंसेप्ट को अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि पेपर 1 में हमने पढ़ा व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो पेपर 2 में हम पढ़ेंगे कि हाउ इंडियन डेमोक्रेसी फंक्शंस, हाउ इंडियन डेमोक्रेसी फंक्शंस। तो दोनों रिलेटेड है ना, एक साथ करते हैं तो कंबाइंड वे में कवर होता है और आसानी से कवर होता है। तो पेपर 1 का ये टॉपिक पढ़ते समय हम पेपर 2 का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लेते हैं, आपको फील भी नहीं होगा। ठीक, फिर से पेपर 1 में जाते हैं। तो पेपर 1 में 8th टॉपिक देखिए, रिलीजन एंड सोसाइटी दिख रहा है, रिलीजन एंड सोसाइटी। आइए पेपर 2 में, देखिए पेपर 2 में रिलीजन एंड सोसाइटी है। तो पेपर 1 का रिलीजन एंड सोसाइटी एंड पेपर 2 का रिलीजन एंड सोसाइटी, दे बोथ आर रिलेटेड टॉपिक्स, so they both will be covered in a combined manner। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर से पेपर 2 का एक मेजर टॉपिक पेपर 1 कवर करते समय ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक, फिर से आते हैं पेपर 1 में। पेपर 1 में देखिए 9th टॉपिक सिस्टम ऑफ किनशिप दिख रहा है। इट इज ऑल अबाउट मैरिज, फैमिली एंड किनशिप। So system of kinship, that is marriage, family and kinship. Now अगर पेपर 2 में हम आए, यहां पर पेपर 1 में सिस्टम ऑफ किनशिप है, पेपर 2 में अगर हम आए system of kinship in India, system of kinship in India. So here again, while covering marriage, family, kinship in paper 1, we will automatically cover system of kinship in India which is there in paper 2. तो इस तरह के और भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे सोशल चेंज हो गया, so that is there in paper 1 and it is also there in paper 2. So there are topics which are related to each other, and hence when we cover a particular topic which is there in paper 1, it will be automatically covered if it is there even in paper 2. तो syllabus छोटा हो जाता है, and since the syllabus is relatively small, it becomes easier to comprehend the syllabus, and it also becomes easier to revise the syllabus multiple times. तो छोटा सब्जेक्ट ऑप्ट कीजिए, छोटे सब्जेक्ट्स को पढ़कर समझना और उसको बार बार रिवाइज करना आसान होता है। तो इससे होता क्या है कि यू विल बी लेफ्ट विथ सफिशिएंट टाइम फॉर जीएस, क्योंकि जीएस भी तो बड़ा है और उसको भी तो टाइम देना है ना।
तो मैंने आपसे कहा था कि सिलेबस हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, syllabus has to be taken into consideration. Now, the third factor, and that is how familiar you are with the subject, whether you know anything in the subject or not, whether you have some information related to the subject in advance or not. तो अब ये बताइए कि आप में से कितने बच्चों ने सोशियोलॉजी ग्रेजुएशन में या 11th-12th में पढ़ा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज्यादा से ज्यादा यही रेशियो रहता है। बाकी सब के लिए सब्जेक्ट नया होता है ना। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि हमने 6th में एक सब्जेक्ट पढ़ना चालू किया था जो हमने 12th तक पढ़ा है, फिर हमने उससे ग्रेजुएशन भी कर लिया है, तो हम वही सब्जेक्ट लेंगे। तो कई बार बच्चे इस तरह से सोचते हैं कि इफ आई एम ऑलरेडी अवेयर ऑफ अ सब्जेक्ट तो मैं उसी सब्जेक्ट से अपना ऑप्शनल लिखूंगा या लिखूंगी। तो मैं सोशियोलॉजी के बारे में आप लोगों को बता दूं। Sociology as a subject, even if in case you have not studied the subject, it cannot be new for any student. Sociology किसी भी स्टूडेंट के लिए एक नया सब्जेक्ट, एक नया डिसिप्लिन है ही नहीं। How? In sociology, we deal with the study of human society. In sociology, we deal with the study of human society, and whatever is there in human society, it is already known to us. It is not at all new. So for example, when we study marriage, when we study family, when we study kinship, when we study caste, when we study religion, all such social realities, they are not at all new for us. They are a part of our day-to-day life. तो ये बताइए, आप में से कोई ऐसा बच्चा जो कि आज की क्लास से पहले फैमिली क्या होता है और फैमिली शब्द जो है वो सुना ही ना हो? कोई नहीं ना, सबने सुना है, सबको पता भी है। आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसके लिए रिलीजन कंप्लीटली नया हो? बिल्कुल नहीं। आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसके लिए मैरिज बिल्कुल नया हो, इवन इफ इन केस यू आर नॉट मैरिड, शादी नहीं भी हुई है तब भी आपके लिए मैरिज एक नया कंसेप्ट तो है नहीं। तो कईयों की शादी आपने अटेंड की होगी, दावत तोड़े होंगे जाकर, है ना। हो सकता है कि बिना इनवाइट किए हुए भी आप में से कुछ बच्चे खा पी कर आए होंगे। जब आप लोग हॉस्टल में रहते होंगे तो सामूहिक रूप से आप लोग जाते थे, गेट क्रैश करके आते थे, है ना। सो इट हैपेंस, it happens. So the subject and the subject matter is not completely new. In fact, any subject that you have studied in school or in college, with respect to that subject, your knowledge is theoretical. But whatever knowledge you have with respect to the society or with respect to sociology, it is practical. So it is a part of our day-to-day life. अब जैसे एक बात बताइए, अकबर महान थे, आप देखने गए थे? नहीं। लेकिन फैमिली में फादर मदर और बच्चे होते हैं,
फैमिली अगर जॉइंट है तो ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे, चाचा चाची उनके बच्चे भी हो सकते हैं, होता है ना। तो अब ये बताइए कि अकबर के बारे में आपका नॉलेज प्रैक्टिकल है या फिर फैमिली के बारे में? फैमिली के बारे में। तो फिर ऐसे में anything with respect to what we have practical knowledge is easier to be understood and it is easier to express. आप में से कोई भी बच्चा आईआईटी से भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके निकलेगा ना, आईआईटी से भी, उसको अगर इंजन खोलकर जोड़ने के लिए दे दिया जाएगा तो वो नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन एक रोड साइड मैकेनिक जो है उस इंजन को कई बार खोल के जोड़ देगा। द रीजन, आईआईटी के उस इंजीनियर का नॉलेज थियोरेटिकल है, उस रोड साइड मैकेनिक का जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल है। सो प्रैक्टिकल नॉलेज इज ऑलवेज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू थियोरेटिकल नॉलेज। पॉइंट समझ में आया? सो व्हाटएवर वी स्टडी इन सोशियोलॉजी, it is a part of our day to day life, it is a part of the society। और सोसाइटी में जो कुछ भी है with respect to all such social realities we have practical knowledge। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो हमेशा ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक, अब एक चीज आप लोगों को और बताओ, सिलेबस में एक टॉपिक है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, तो पेपर 1 में एकदम टॉप पे है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। तो दिख जाएगा ऊपर के जो 3 टॉपिक्स हैं उसी में से एक में, है ना। कॉमन सेंस रेफर्स टू व्हाट? दैट नॉलेज which we derive from our experience। तो sociological knowledge is rooted in experience। So a subject which is based on common sense, it is always highly scoring। आप इसमें किसी भी क्वेश्चन में ब्लैंक नहीं होंगे, आप कुछ ना कुछ लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको न पढ़ाऊं और एक क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। मैंने अगर कुछ भी नहीं पढ़ाया होगा तब भी आप कुछ ना कुछ तो लिख कर आ जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि टॉपिक ही कॉमन सेंस पर बेस्ड है, हम डेली ही देख रहे हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया, अगर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया होगा तब भी आप कुछ ना कुछ तो लिखकर आएंगे ही आएंगे। इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल बी एबल टू राइट समथिंग। तो आप सोशियोलॉजी के किसी भी क्वेश्चन के आंसर में ब्लैंक नहीं हो सकते हैं कंप्लीटली। सो इन सोशियोलॉजी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर 0 इन एनी क्वेश्चन। हाँ, आप अगर ब्लैंक छोड़कर आ जाएंगे तो 0 ही मिलेगा। If it is left blank completely, you will get 0। लेकिन आप कुछ ना कुछ लिख कर आ जाएंगे। The same kind of privilege cannot be enjoyed in any other subject। तो बाकी किसी सब्जेक्ट में इस तरह से कॉमन सेंसिकल आंसर आप नहीं लिख पाएंगे। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी में अगर जेट स्ट्रीम ही पूछ दिया जाए तो बिना पढ़े नहीं लिख पाएंगे, है ना। पैटर्न ऑफ मॉनसून ही पूछ दिया जाए तो बिना पढ़े नहीं लिख पाएंगे, उसमें क्या ही हवाबाजी करेंगे। तो सोशियोलॉजी हैज स्कोप ऑफ हवाबाजी। समझ में आया? और आप सब हवाबाज हैं टू सम एक्सटेंट, तो इवन दैट टैलेंट विल बी हेल्पफुल। तो सब्जेक्ट आपने 12th में या ग्रेजुएशन में पढ़ा हो या ना पढ़ा, इट हार्डली मैटर्स। You will be able to write
The reason is, whatever we study in sociology, the subject matter, the topic, they all are a part of our day to day life. अब देखिए, utility of the subject in other disciplines या फिर इन अदर पेपर्स, तो एक सब्जेक्ट की यूटिलिटी कहां कहां है, तो मैं आपको बता दूं, इन सोशियोलॉजी the topics which are covered, they are helpful in preliminary examination to some extent. There will be a few questions related to the tribes, there will be a few questions related to poverty, there may be a few questions related to population dynamics which are there even in GS, in preliminary examination, तो वो तो हैंडल होता ही होता है. But in main examination, the utility is very high. तो सोशियोलॉजी की यूटिलिटी मेन एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा है. सोशियोलॉजी की यूटिलिटी मेन एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा है. कैसे? मेन एग्जामिनेशन में पेपर 1 में जीएस में इंडियन सोसाइटी सोशल इश्यूज वाला हिस्सा पूरा कवर होता है थ्रू सोशियोलॉजी एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट. देन इन पेपर 2 देयर इज अ सेक्शन दैट इज सोशल जस्टिस. That section is covered comprehensively under sociology. In paper 3, the socio-economic issues, the issues related to Indian economy, but which are also related to society, they are also covered effectively. Paper 4 जो ethics वाला हिस्सा है, एथिक्स वाला जो हिस्सा है उसमें कुछ एक सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन देखा जाता है. फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी, फॉर एग्जांपल फिलोसफी, फॉर एग्जांपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी. सो यू विल ऑलवेज फाइंड, यू विल ऑलवेज सी दैट only those teachers who have a background of sociology, pub-ed, philosophy or psychology, they normally teach ethics and integrity, that is paper 4 in GS. तो मैंने अभी तक जितने भी टीचर्स देखे हैं उनमें से मैक्सिमम टीचर्स का यही बैकग्राउंड रहता है. तो जैसे एथिक्स में आप लोगों को विकास सर की क्लास मिलती है, विकास सर फिलोसफी के भी टीचर रहे हैं और विकास सर का ऑप्शनल जो है, जब उनका एग्जाम निकला था पहले अटेम्प्ट में तो एक ऑप्शनल सोशियोलॉजी था. सो ही हैज बीन अ स्टूडेंट ऑफ इवन सोशियोलॉजी. तो जब दो सब्जेक्ट आपका फिलोसफी और सोशियोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन है तो आप एथिक्स अच्छा कमांड रखेंगे ही रखेंगे. तो एथिक्स का एक बड़ा हिस्सा सोशियोलॉजी में कवर होता है. A large part of paper 4 is covered under sociology. So even that will be beneficial. तो ये भी beneficial है. Not only that, अगर मान लीजिए कि हम बात ऐसे की करें तो ऐसे में आजकल जो टॉपिक्स मिल रहे हैं यूपीएससी के एग्जाम में आ रहा है, आप देख रहे होंगे कि दे आर आइदर सोशियोलॉजिकल और दे आर फिलोसफिकल. तो सोशियोलॉजी का अलग अलग टॉपिक कवर करते समय ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स कोट करूंगा जो कि सीधे एसे के टॉपिक से.
and understanding of those quotations, those statements will always help you in writing a good essay. तो essay लिखने में आप लोगों को मदद मिलेगी और बिल्कुल मिलेगी। तो जैसे आप लोगों को अगर प्रीवियस ईयर के पेपर से देखेंगे तो एक क्वेश्चन आया हुआ था, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी एंड सेकंड एज अ फार्स। तो जब आप लोगों को कार्ल मार्क्स पढ़ाऊंगा तो ये स्टेटमेंट यूज होगा, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ ये स्टेटमेंट हीगल ने दिया था, इसको एक्सटेंड किया था मार्क्स ने, तो जो सेकंड हिस्सा है वो मार्क्स ने जोड़ दिया था। तो अगर मान लीजिए कि आपको पहले से पता है तो ऐसे लिखने में आसानी होगी, नहीं पता है तो आप बस सोचते रह जाएंगे। अब जैसे मार्क्स ने कहा कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, अब इसके बारे में हमें पढ़ना है, अगर पहले से पता है तो आप लिखकर आएंगे, नहीं पता है तो फंस जाएंगे, है ना। अब जैसे मार्क्स ने कहा बीइंग डिटरमिन्स कॉन्शियसनेस, तो अब इसका अर्थ पता है तो लिख पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं लिख पाएंगे, है ना। सो under sociology, the topics that we cover, they automatically cover a large part of essay. So even in essay the subject will be highly helpful. Now coming to the personality test, that is interview. तो इंटरव्यू में भी सोशियोलॉजी आपको मदद करती है। As a subject, sociology, it creates a kind of personality. It creates opinion. So there are burning issues which are there in the society that may be related to gender, that may be related to caste, that may be related to poverty, that may be related to religion and communalism. इन सब के ऊपर आपका इतना बढ़िया कमांड बन जाता है और इतने रैशनल थॉट्स और ओपिनियंस डेवलप हो जाते हैं कि इट बिकम्स इजियर फॉर द स्टूडेंट टू आंसर एनी क्वेश्चन इन इंटरव्यू व्हिच इज रिलेटेड टू सच बर्निंग इश्यूज। तो नॉर्मली होता क्या है कि जो दूसरे डिसिप्लिन, दूसरे सब्जेक्ट्स के बच्चे होते हैं उनको सोचना पड़ता है, लेकिन जो सोशियोलॉजी के बच्चे होते हैं उनको सोचना भी नहीं पड़ता है, एंड द आंसर्स आर स्पॉन्टेनियस, द आंसर्स आर स्पॉन्टेनियस एंड दे आर रैशनल, सो यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन पर्सनैलिटी टेस्ट। तो समझ में आया, क्लियर? नाउ इंटरेस्ट, देखिए क्या है कि एवरी सब्जेक्ट इज इक्वली गुड एंड इट इज अप टू द टीचर दैट व्हाट एग्जैक्टली हिज टीचिंग स्टाइल इज। इट इज अप टू द टीचर दैट व्हाट एग्जैक्टली हिज टीचिंग स्टाइल इज, एंड बेस्ड ऑन दैट टीचिंग स्टाइल that teacher may make a subject highly interesting and he may even make the subject highly boring. तो एक टीचर ही आपको क्लास में जगाए रखता है और एक टीचर ही आपको क्लास में सुला देता है। हाँ, अब जो बच्चा सोने के लिए ही आता है उसको टीचर कैसे ही जगा लेगा, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि ये क्लास 3 बजे की होती है, बच्चे 2-2:30 बजे एकदम गले तक चावल खा लेते हैं और उसके बाद क्लास में आकर झपकी मारते हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लीजिए कि यू आर विलिंग टू रिमेन अवेक, दैट इज अ प्रॉमिस दैट आई विल कीप यू अवेक।
तो मैं आपको जगा के रखूं, मतलब क्लास में जिंदा रखूं। तो टॉपिक्स को मैं इंटरेस्टिंग बना दूंगा, और इंटरेस्टिंग है भी। जैसे एक एग्जांपल देता हूं। अब हम जब मैरिज फैमिली किनशिप पढ़ते हैं तो जो ट्राइब्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस देखे जाते हैं। तो जीएस की क्लास में तो मैं थोड़ा बहुत हिंट देता ही हूं, सोशियोलॉजी में तो पढ़ना ही रहता है। तो जैसे कि कुकी ट्राइब है, मणिपुर के कुकी ट्राइब। अमंग द कुकी ट्राइब मैरिज बाय प्रोबेशन कैन बी सी, मैरिज बाय प्रोबेशन। अब पता है मैरिज बाय प्रोबेशन क्या होता है? इवन बिफोर the boy and the girl they are married, they are allowed to stay together for a few days to see that whether they are physically and emotionally compatible or not. So among the tribes, premarital sex is not a sin, unlike us. तो अब ये जो लड़का और लड़की दोनों को एक साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, दे ट्राई टू फाइंड आउट दैट वेदर दे आर फिजिकली एंड मेंटली कंपैटिबल विथ ईच अदर और नॉट। If they are comfortable and compatible, they may decide to marry, and if they are not, they may part their ways. तो दोनों अलग हो जाएंगे। तो अब ये बताइए कि अगर दोनों अलग होते हैं तो लड़का तो आदत बना लेगा, किसी भी लड़की के साथ 10 दिन रहा, 15 दिन रहा और फिर कह दिया कि शादी नहीं करनी है। So in order to prevent this, there is another related tradition. लड़का लड़की दोनों में से कोई भी डिसाइड करेगा कि अलग होना है तो लड़का लड़की के फादर को कंपनसेट करेगा, ठीक? तो लड़का पेनल्टी देगा। तो लड़की ये आदत बना सकती है कि किसी के साथ भी रहा और फिर कह दिया कि शादी नहीं करनी है और कंपनसेशन ले लिया। तो एक रिलेटेड ट्रेडिशन और है, और वो रिलेटेड ट्रेडिशन क्या है? जो कंपनसेशन वाला पैसा है वो लड़की वाले अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते हैं, उस पैसे को यूज करके पूरे कम्युनिटी को दावत दी जाएगी। तो शादी हो या ना हो दावत पक्की है। तो अब ये बताइए, ये रटने की चीज थोड़े है। आपको बस कुकी ट्राइब याद रखना है, मैरिज बाय प्रोबेशन याद रखना है, ये खुद ही याद रहेगा, है ना? दावत। अब जैसे मान लीजिए कि भील ट्राइब है, भील राजस्थान की, मध्य प्रदेश में भी है। तो दे आर द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो जो भील्स हैं उनमें मैरिज बाय ट्रायल होता है। तो मैरिज बाय ट्रायल को परीक्षा विवाह कहते हैं। मैरिज बाय ट्रायल में होता क्या है देखिए, अमंग द भील्स दोज हु आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग they have the right to choose their wife. Among the bheels, those who are physically strong, they have the right to choose their wife. तो फागुन का जो महीना होता है, मतलब जिस महीने होली पड़ती है, अभी अभी निकला है, all the eligible bachelors they gather at a place. तो जितने भी एलिजिबल बैचलर्स हैं सब के सब एक ही जगह पर इकट्ठा होते हैं और अलग अलग पेड़ों से एक सर्टेन हाइट पर कोकोनट एंड जैगरी आर टाइड। कोकोनट का मतलब हो गया नारियल, जैगरी का मतलब हो गया गुड़, तो टांग दिए जाते हैं। The girls who are interested in marriage, they will encircle the trees. They will encircle the trees. तो अलग अलग लड़कियां अलग अलग पेड़ों के चारों तरफ घेरा बना लेंगी। The boys have to penetrate the encirclement
they have to climb the tree, they have to break the coconut and they have to eat the jaggery. इतना आसान नहीं होगा. लड़कियां रेजिस्ट करेंगी, वो दांत काटेंगी, बाल नोचेंगी, चप्पल से मारेंगी, झाड़ू से मारेंगी. तो इतना आसान नहीं होगा. अब इतना सब कुछ झेलने के बाद भी लड़का केवल डिफेंड कर सकता है खुद को, वो रिटेलिएट नहीं करेगा, वो पलट के मारेगा नहीं. तो इतना सब कुछ झेलने के बाद भी एक लड़का अगर पेड़ पे चढ़ जाता है, नारियल तोड़ देता है, गुड़ खा लेता है, तो he will have the right to choose any of the girls surrounding that particular tree. तो उन लड़कियों में से किसी एक को वो अपनी पत्नी के रूप में चुन सकता है. अब उस पर डिपेंड करता है, जिसने सबसे ज्यादा मारा उसको लेकर जाता है या फिर जो सबसे खूबसूरत है उसको लेकर जाता है. अब इसको भी याद थोड़े रखना है, आप इसको ऑटोमेटिकली याद रखेंगे, ये खुद ही याद रहेगा आपको, इसको याद थोड़े रखना है ना. अब जैसे मान लीजिए कि झारखंड के ट्राइब हैं हो एंड संथाल. तो ये जो हो और संथाल ट्राइब हैं झारखंड के, इनमें मैरिज बाय इंट्रूजन होता है. मैरिज बाय इंट्रूजन. So if a girl starts liking a boy, she will pack her bags and she will forcefully enter into his household. तो जबरदस्ती घुस जाएगी उसके घर में और रहने लगेगी, लेकिन the family will not accept her instantly. Her belongings will be thrown and she will be beaten on the street. It will become a source of entertainment for the neighborhood. It will become a source of entertainment for the neighborhood. वो पिटेगी, फिर झाड़ेगी, सामान उठाएगी, फिर घुस जाएगी, तो फिर से घुस जाएगी. उसको खाने के लिए भी दिया जाएगा, उसको रहने के लिए जगह भी दी जाएगी, अगले दिन फिर उसका सामान उठाकर फेंक दिया जाएगा एंड द सेम थिंग विल बी रिपीटेड. तो इसको हिंदी में ना हठ विवाह कहते हैं. इसमें देखा जाता है लड़की कितनी हठी है. तो अगर लड़की मार खा के पिट कर भाग गई तब तो खत्म, लेकिन अगर उसने एकदम ठान लिया है कि प्यार किया तो डरना क्या, तो she will remain in the same household and finally in order to protect the honor of the family will accept her as the bride. तो बहू के रूप में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है. This is marriage by intrusion. So it happens among the tribes. अब इसको भी याद थोड़े रखना है, ये खुद ही याद रहेगा. अब जैसे उड़ीसा के बिरहोर ट्राइब है, उनमें मैरिज बाय कैप्चर कॉमन है, और कैप्चर भी बड़ा टिपिकल टाइप का होता है. कैप्चर भी बड़ा टिपिकल टाइप का होता है. तो कैसे? मैरिज बाय कैप्चर में होता क्या है कि इफ अ बॉय स्टार्ट्स लाइकिंग अ गर्ल, ही फॉलोज her. Wherever you go, I follow. तो आप लोग भी करते होंगे, लेकिन वो ट्राइब है, वो खलिहर है, उसको शादी ही करनी है, आप लोगों को तैयारी करनी है, तो इसका ध्यान रखिएगा. तो लड़का उस लड़की का पीछा करता है सुबह शाम दोपहर, और वो देखता है कि वो कहाँ कहाँ जा रही है, क्या क्या कर रही है. अगर 2-3 दिन में लड़का न पिटे तो लड़का समझ जाता है कि रेजिस्टेंस नहीं, तो उसका मनोबल बढ़ता है, ही इज एनकरेज्ड. अब वो क्या करेगा कि ही विल मिक्स वर्मिलियन विथ ऑयल, सिंदूर और ऑयल को मिक्स करेगा, पुड़िया बनाएगा, जेब में रखेगा, और हर दिन किसी पब्लिक प्लेस पर लड़की का वेट करेगा. उसको पता है ना लड़की कहाँ कहाँ जाती है, तो पब्लिक प्लेस होना चाहिए, प्राइवेसी में नहीं. तो मार्केट हो, मेला हो, कहीं भी, लेकिन पब्लिक प्लेस होना चाहिए. द मोमेंट द गर्ल अपीयर्स, दैट वर्मिलियन विल बी फोर्सफुली अप्लाइड टू हर फोरहेड
एंड द मैरिज इज कंप्लीट। कोई बैंड बाजा बारात की जरूरत नहीं है, तो शादी ऐसे हो जाती है। तो अब ये बताइए कि दिस सब्जेक्ट हैज अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग पार्ट्स एंड दे विल बी मेड इवन मोर इंटरेस्टिंग while conducting the classes। तो इंटरेस्ट डेवलप करना मेरी जिम्मेदारी होगी, इंटरेस्ट डेवलप करना मेरी जिम्मेदारी होगी। यू वुडंट रिग्रेट एंड यू वुडंट फील बोर्ड। अब एक जो फैक्टर मैंने कहा कि अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो मैं हूं, तो मैं तो अवेलेबल हूं ही। लखनऊ में मेरे पास इतनी क्लासेस रहती हैं कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैं सालों भर लखनऊ में ही रहता हूं। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं आऊंगा फिर मैं चला जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा फिर मैं चला जाऊंगा, एंड योर क्लासेस विल बी कंडक्टेड कंटिन्यूअसली। सो अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर इज नॉट एट ऑल एन इशू। रही बात अवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल एंड बुक्स, इतने बुक्स और मटेरियल है सोशियोलॉजी में कि आप केवल सोशियोलॉजी की लाइब्रेरी खोल सकते हैं। तो आप लाइब्रेरी खोल सकते हैं, लेकिन उतने की जरूरत ही नहीं होगी। अब देखिए मैटर ये है कि व्हाट विल बी माय अप्रोच। देखिए सक्सेस रेट वेट सब तो आप लोगों को बता दिया मैंने, सिलेबस भी मैंने बता दिया कि छोटा है, जीएस में इंपॉर्टेंस है, एसए में इंपॉर्टेंस है, इंटरव्यू में इंपॉर्टेंस है, कॉमन सेंस पर बेस्ड है, इसलिए बैकग्राउंड रिक्वायर्ड नहीं है, इजी टू रिवाइज क्योंकि सिलेबस छोटा है। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के लिए सब्जेक्ट नया होता है तो कोई भी इसमें एक्सपर्ट नहीं होता है, तो सबके लिए इस सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंड करना आसान है। देखिए मैं इसलिए इस चीज को बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और आपने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी अपने ऑप्शनल के रूप में लिया, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी आपने अपने ऑप्शनल के रूप में लिया। द सेम सब्जेक्ट विल बी ऑप्टेड बाय इवन अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब देखिए क्या है ना कि एक सब्जेक्ट के बच्चे का दो लेवल पर कंपटीशन होता है, एक तो अपने खुद के सब्जेक्ट के बच्चों के साथ और दूसरा दूसरे सब्जेक्ट के बच्चों के साथ। तो जब आप सिंपल बीकॉम हैं और आप कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी लेकर एक सीए के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं तो आप वहीं रेस से बाहर हो जाएंगे। सिमिलरली if in case you are from zoology background or botany background and there is another doctor who is also appearing with the same subject, obvious ही बात है कि उसने अगर मेडिकल एंट्रेंस क्लियर किया और आप नहीं कर पाए थे तो उसका नॉलेज आपके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होगा और मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद और ज्यादा हो गया होगा, तो आपको वही रेस से बाहर कर देगा। अब अगर मान लीजिए कि आप मैथ्स फिजिक्स भी लेते हैं तो एक ऐसा बंदा जो कि आईआईटी का पास आउट है वो भी वही सब्जेक्ट लेगा और आप भी वही सब्जेक्ट लेंगे, तो आप उसके कंपैरिजन में रेस से बाहर हो जाएंगे। सोशियोलॉजी में क्या है कि द सब्जेक्ट इज न्यू फॉर एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन, इवन इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इज नॉट इवन अवेलेबल। अब धीरे धीरे अवेलेबल हो रहा है। जब हम लोग भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे तो हार्डली 7-8 कॉलेजेस में सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, एक सब्जेक्ट के रूप में अवेलेबल था। अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस द सब्जेक्ट वाज नॉट इवन अवेलेबल, द डिपार्टमेंट वाज नॉट देयर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इतना पुराना यूनिवर्सिटी है, इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। 10 साल पहले सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ। हाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुत पहले से, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट बहुत रिच भी रहा है, पॉपुलर भी रहा है। तो सब्जेक्ट मैक्सिमम बच्चों के लिए नया है, इसलिए समझना आसान होता है।
और कुल मिला जुलाकर सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन विल मेक यू अ गुड इंडिविजुअल and it will also help you in serving the society as a civil servant. So that is another added advantage related to sociology. तो ये भी एक बेनिफिट है जो कि आप डिराइव कर सकते हैं इस सब्जेक्ट से. So without knowing the society properly, you will not be able to serve the society properly as a civil servant. So sociology will be helpful. अब देखिए हमारा अप्रोच क्या रहेगा. वी विल स्टार्ट विथ पेपर 1. ये एकदम फ्रेश बैच है, तो जिन बच्चों का पेपर 1 बचा हुआ है पुराने बैचेस में से, वो कल से ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों की संख्या थोड़ी सी और बढ़ जाएगी. तो ये वो बच्चे होंगे जिन्होंने पेपर 2 कर रखा है लेकिन जिनका पेपर 1 बचा हुआ है. तो विल स्टार्ट विथ पेपर 1. और पेपर 1 में सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं सीधे थिंकर्स में घुसता हूं. तो जो पेपर 1 के फर्स्ट 3 टॉपिक्स हैं दे विल बी स्किप्ड एंड वी विल स्टार्ट विद द थिंकर्स. और थिंकर्स में भी मैं कार्ल मार्क्स से स्टार्ट करूंगा. तो जो सारे के सारे 6 के 6 थिंकर्स हैं, जो चौथा टॉपिक है सिलेबस में, देखिए पेपर 1 का, तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं. इससे हो क्या जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट एन ओवरव्यू ऑफ द सोसाइटी, that how exactly the society is seen by different sociologists, by different thinkers. तो सोसाइटी को देखने का जो नजरिया है वो आपका बदल जाता है. दूसरी बात, थिंकर्स से मैं इसलिए स्टार्ट करता हूं क्योंकि थिंकर्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस. और अगर थिंकर्स स्टार्ट होते ही, मतलब कि 2-3 दिन की क्लास, 4 दिन की क्लास अगर आपको समझ में आती है तो आप समझ जाइए कि सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, क्योंकि वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है. अब जैसे मान लीजिए कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट को मैं अगर सबसे लास्ट में करवाऊं, तब तक तो आपके हाथ से सब कुछ निकल चुका होगा ना, आप तो सब्जेक्ट भी नहीं बदल पाएंगे. तो मैं सबसे डिफिकल्ट पार्ट से ही स्टार्ट करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि भैया ये सब्जेक्ट मेरे लिए है या हमने गलती कर दी. तो 2-4-5 दिन में अगर आपको सब्जेक्ट बदलना भी होगा तो इंस्टीट्यूट अलाउ कर देती है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हूं ना. तो थिंकर्स भी समझ में आएंगे, दे विल बी एट योर फिंगर टिप्स, तो समझ में आएगा. जब हम थिंकर्स कवर कर लेंगे तो फिर हम मैरिज फैमिली किनशिप पर चले जाएंगे, फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे, फिर रिलीजन एंड सोसाइटी पे. तो यूपीएससी को अपना सीक्वेंस बनाने दीजिए. वी विल हैव अ डिफरेंट सीक्वेंस. तो मेरा सीक्वेंस इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि एज अ स्टूडेंट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल टॉपिक. You are able to understand every single topic as a student. अब इसमें क्या है कि पेपर 1 कवर करते समय हम पेपर 2 के भी वो सारे टॉपिक्स कर लेंगे जो पेपर 1 से रिलेटेड है. तो फिर जब हम पेपर 2 में घुसेंगे अलग से तो उन टॉपिक्स को दोबारा नहीं करेंगे. So that will save time. That will save time. तो समझ में आया क्लियर? देन पेपर 1 का जो पहला 3 टॉपिक है जो थिंकर्स से पहले मैंने स्किप किया है, वो पेपर 1 के बिल्कुल लास्ट में करवाऊंगा. ठीक, पेपर 1 के बिल्कुल लास्ट में. तो वो मेरी सिरदर्दी है. लेट द सीक्वेंस बी डिसाइडेड बाय मी. यू जस्ट हैव टू फॉलो द क्लास लेक्चर्स. तो थिंकर्स और शुरू के जो 3 टॉपिक्स हैं जो रिसर्च मेथड से रिलेटेड हैं, दे आर हाईली स्कोरिंग. तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. इनफैक्ट आप ये समझ लीजिए कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यहां से सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, सब लखनऊ यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल उठा रहे हैं और वहां कुछ नहीं पढ़ते.
सब यही वाला मैटर वहां ले जाकर चेप रहे हैं और आते हैं बोलते भी हैं कि सर हाईएस्ट स्कोर आया है, और लिखा वही है जो हमने क्लास में पढ़ा है। तो अभी भी पिछले बैच की एक स्टूडेंट है, अदिति नाम है, पीजी में हाईएस्ट स्कोर मारा है और यहीं की स्टूडेंट है। उससे पहले भी मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ यूनिवर्सिटी में टॉप करते रहे हैं और यहाँ के ही स्टूडेंट रहे हैं या कहीं और मेरे से सोशियोलॉजी पढ़ा है। तो सब्जेक्ट जो है उसको मैं कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर दूंगा। जब पेपर 1 खत्म कर लेंगे तो पेपर 2 पूरा कवर करेंगे। तो पेपर 2 का सीक्वेंस उस समय समझाऊंगा कि कैसे फॉलो करेंगे। अब देखिए क्या है, देयर आर सेवरल बुक्स रिलेटेड टू सोशियोलॉजी। अब अगर एक टॉपिक के लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर दूं तो फिर लानत है मेरे टीचर होने पर। तो बुक्स को पूरा सम्मान है, लेकिन एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द क्लास। तो सब कुछ समझाऊंगा, लिखवाऊंगा और कुछ टॉपिक्स पे हैंड आउट दूंगा, मतलब कि प्रिंटेड मैटर। आपको किताब न तो खरीदने की जरूरत पड़ेगी ना खोलने की जरूरत पड़ेगी। आपको अगर शौक से किताब खरीदनी है तो पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद 3-4 किताब 5 किताब का मैं नाम मेंशन कर दूंगा, आप खरीद कर उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन विश्वास मानिए सोशियोलॉजी के जितने अच्छे बुक्स हैं सब में से कंटेंट निकाल के मैं आपको क्लास में ही दे दूंगा। सो यू नीड नॉट फॉलो एनी सिंगल टेक्स्ट बुक ऑन योर ओन। पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि किताबें बोरिंग होती हैं, वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होंगी कि हमने पढ़ा और हमें समझ में आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि 4 पेज पढ़कर 4 घंटे सो रहे हैं, फिर उठे 4 पेज पढ़ा फिर 4 घंटे सो गए, तो ऐसे तो किताब कंप्लीट नहीं होगी ना। अब जैसे मान लीजिए कि टीबी बॉटोमोर की अगर मैं शुरू के 80 पेजेस पढ़ने के लिए बोल दूं ना, आपने 80 दिन लगा दिए तो फिर बताइएगा, पूरा पेज पढ़ जाएंगे, आपको लगेगा पढ़ा क्या था। तो वो मेरे पे छोड़ दीजिए, है ना, मुझे पता रहेगा ना कि मैंने पढ़ा क्या था। आपको बस इस चीज से मतलब होना चाहिए कि पढ़ाया क्या था, तो वो मैं पढ़ाऊंगा। तो बुक्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड। अब देखिए क्या है कि इंस्टीट्यूट आपको मैटर देगी, बुक्स मैं बता दूंगा, मर्जी आपकी होगी। टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे आप लोगों के, टॉपिक वाइज। फिर बाद में फुल लेंथ टेस्ट भी करा दूंगा। तो छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे जैसे कवर होंगे क्लास में टेस्ट आप लोगों के होते रहेंगे, सो दैट यू आर एबल टू राइट। आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंटेंट कैसे डिराइव करना है, ये सब मैं बताऊंगा। And it will be developed, that is answer writing skill will be developed gradually as a part of the classes। ठीक, अब देखिए कई बार बच्चों को डाउट होता है कि रिजल्ट सर ने दिया है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं रिजल्ट बहुत हुए हैं और होते ही रहे हैं। रूपम सिंह मेरी एक स्टूडेंट है, इनका मैंने ऐसे ही मार्कशीट लगा दिया, तो शी वाज सिलेक्टेड लास्ट ईयर। अभी इस साल का तो रिजल्ट आई नहीं है, अभी इंटरव्यू चल रहा है। अब इसमें देखिए स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई थी तब भी सोशियोलॉजी में 152 136, तो इसका मतलब 288। और सेकंड रैंक जो था उसी साल का, उसके मार्कशीट दिखाता हूं, सेकंड रैंक यूपीएससी में। सोशियोलॉजी से हमेशा टॉप 10 में 2-4 2-1 बच्चे रहते ही रहते, टॉपर्स भी रहे। तो ये सेकंड रैंक था, अनिमेश प्रधान। सोशियोलॉजी के मार्क्स देखिए 133 153 286। तो सेकंड रैंक का 286 है
और मेरी स्टूडेंट जो है उनका 288 है। सोर्स केवल नोट्स, एक किताब भी नहीं है उनके पास। इनफैक्ट अगर पीसीएस की मैं बात करूं, और भी है, जैसे चैतन्य यहीं से आईपीएस बने थे, लखनऊ सेंटर के ही स्टूडेंट रहे हैं, लखनऊ के ही रहने वाले हैं, बीबीडी से पढ़ाई की है उन्होंने, बाबू बनारसी दास से इंजीनियरिंग किया है। सोशियोलॉजी पेपर 2 में अपने साल हाईएस्ट मारा था ऑल ओवर इंडिया, पेपर 2 में हाईएस्ट मारा था। तो अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, कमिटेड रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग भी रहे। सुमित यहीं से आईईटी के पास आउट हैं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में हैं, सोशियोलॉजी में हमेशा बम्पर स्कोर लेते आए हैं, लेकर आए, तो वो भी यहीं के। मलयज आईआरएस हैं, एमएनआईटी से बायोटेक्नोलॉजी की पास आउट, पहली पोस्टिंग जमशेदपुर मिली थी, मेरा होम टाउन। तो स्टेशन से फोटो खींच के भेजा था टाटा नगर रेलवे स्टेशन का, फीलिंग नॉस्टैल्जिक, मेरे सर जहां पैदा हुए वहीं पहली पोस्टिंग मिली। तो सारे के सारे बच्चों का बैकग्राउंड डिफरेंट रहा है, लेकिन सोशियोलॉजी में अच्छे स्कोर हुए। अगर पीसीएस की बात करें तो मेरे बच्चों ने रिकॉर्ड तोड़ा है। तो प्रतीक्षा पांडे सेकेंड रैंक विथ सोशियोलॉजी, प्रतीक्षा त्रिपाठी 20th रैंक विथ सोशियोलॉजी, सब एसडीएम है। इसके अलावा ज्योति शर्मा 3rd रैंक विथ सोशियोलॉजी। ठीक, अब तो पीसीएस में ऑप्शनल हट गया, लेकिन ये जब ऑप्शनल था तब की बात कर रहा हूं। ज्योति चौरसिया 21st रैंक विथ सोशियोलॉजी। तो अच्छे खासे बच्चों ने रिजल्ट दिया है। एक आध का मार्कशीट भी होगा, मैं देखता हूं अगर स्कोर आप लोगों को दिख जाए। निकिता श्रीवास्तव इस बार सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया है, डीएसपी हैं ऑलरेडी, तो ये भी सोशियोलॉजी से। तो इनका स्कोर देखते हैं। एक पेपर में 200 नंबर का ऑप्शनल है, एक पेपर पीसीएस में 200 नंबर का था। 111 आउट ऑफ 200, 153 आउट ऑफ 200। तो कैन यू इमेजिन, आउट ऑफ 200 153 इन ह्यूमैनिटीज। ठीक, तो ये अभी डीएसपी हैं। एक दूसरा मार्कशीट देखो, ज्योति चौरसिया का है, आप लोगों को शायद ना दिखे, मैं पढ़ के बता देता हूं। सोशियोलॉजी पेपर 1 128, सोशियोलॉजी पेपर 2 145। तो ये भी एसडीएम है। प्रतीक्षा पांडे सेकंड रैंक था इनका, ये भी एसडीएम है। सोशियोलॉजी पेपर 1 131, सोशियोलॉजी पेपर 2 132। तो इस तरह के कई रिजल्ट हैं जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर सकता हूं। तो देखिए, मैटर ये करता है कि सब्जेक्ट अच्छा है कि नहीं है, सब्जेक्ट से रिजल्ट है कि नहीं, सब्जेक्ट का टीचर जो है वो आपको पढ़ा ले जाएगा कि नहीं, और बाकी आप इस सब्जेक्ट से खुद का रिजल्ट दे पाएंगे कि नहीं। Based on all such factors, you need to decide that which optional you have to opt for. आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, बताइए। बताइए। कोई डाउट नहीं?
तो आज यहाँ छोड़ता हूँ, कल से आप लोगों का सिलेबस स्टार्ट होगा। कल से रेगुलर क्लासेस जो हैं वो 3 PM to 5:30 PM। ठीक है, ठीक है। तो एक नोटबुक ले आइएगा, स्पाइरल वाली, प्लेन शीट वाली, है ना। ठीक है, थैंक यू। For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.